राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में अपन आर एस प्री 2018 में मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे सभी के सॉल्यूशन को डिटेल्स में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन की बारीकियों को समझेंगे और हर एक प्रकार के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 2018 प्री की बात करें तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में ये आया था। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और साथ में कह रहा है कि यहां से एक समीकरण बना x प्लस वाई प्लस जेड और इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 6। तो इनके विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। देखो ओवरऑल सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है। इसका मतलब एक्स वाई और जेड का मान एक या एक से क्या होगा, बड़ा होगा। ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम एक्स वाई जेड का मान कभी जीरो नहीं लिख सकते। शुरुआत हम एक से कर सकते हैं या एक से अधिक ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हमसे ये कहा सबसे पहली बात कि सर x प्लस वाई प्लस जेड यह मिलाकर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब एक तो बेसिक तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या कि अगर मैंने x का मान 1 ले लिया तो मुझे y का मान 2 लेना पड़ेगा और z का मान 3 लेना पड़ेगा, जोड़ के 6 आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, अगर मैंने x का मान 1 ले लिया, y का मान 3 ले लिया और z का मान 2 ले लिया तो भी 6 आ जाएगा। इस तरीके से सोचना होगा। अगर मैंने x का मान 1 ले लिया, y का मान भी 1 ले लिया और z का मान 4 ले लिया तो भी वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। मान लो मैंने x का मान 1 लिया, y का मान 4 लिया और z का मान 1 लिया तो भी वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से आपको सोचना है भैया। अगर मान लीजिए मैं x का मान 1 ले लूं, अब किसी प्रकार से इनको जोड़कर 6 बना सकता हूं? नहीं, यही मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैंने x का मान 2 लिया, y का मान भी 2 ले ले और z का मान भी 2 ले ले तब भी वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। आपसे ये नहीं कहा कि x y z अलग अलग संख्या है, सिंपल कहा नेचुरल नंबर है। कह रहा देन द नंबर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आगे बढ़े, मैंने कहा कि अगर मैंने x का मान 2 ले लिया, y का मान 3 ले लूं और z का मान 1 ले लूं तो भी 6 बनेगा। ये 2 ले लूं, ये 1 ले लूं, ये 3 ले लूं तब भी 6 बनेगा। ठीक है। और किसी तरीके से 6 बनाया नहीं जा सकता। कैसे? अगर मैं 2 ले लूं और कोई भी मान एक 4 ले लूं तो सर ये 6 नहीं बनेगा तीनों को मिलाकर। वैसे ही अगर मान लो x का मान मैंने 3 लिया, y का मान मैं 2 लूं और z का मान 1 लूं तो भी 6 बन जाएगा। या ऐसे 3 1 2 तो भी 6 बन जाएगा। तो यहां मैंने कितने तरीके देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर मैंने x का मान 4 ले लिया तो y का मान मुझे 1 और z का मान मुझे 1 लेना पड़ेगा, तब भी ये क्या बन जाएगा, 6। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि जैसे ही मैं x का मान 5 रखूंगा तो y और z का मान, y का मान मुझे 1 लेना पड़ेगा और z का मान मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि ये नेचुरल नंबर कह रहा है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, कितने तरीके से इसको 6 लाया जा सकता है? तो आप कहोगे सर 10 तरीके से 6 लाया जा सकता है। बस ध्यान देना कि x y z का मान 0 नहीं होगा, हमेशा 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर एक तरीका बताया था, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक तरीका बताया था और बहुत ही जबरदस्त तरीका बताया था कि कभी भी इस तरीके से समीकरण दे दे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 है या a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 10 है, 100 है, इस तरीके से मान दे दे और बोले कितने तरीके से इनको 6 बनाया जा सकता है, जोड़कर 5 बनाया जा सकता है या 4 बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका बताया था। क्या बताया था? n-1 CR-1। इसको हम कहते हैं क्या, स्टार एंड बार मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार एंड बार मेथड। हालांकि जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी तो उस समय ये नहीं बोला था कि इसको स्टार एंड बार मेथड कहते हैं, लेकिन ये चीज आपको पढ़ा रखा था। अब ये यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, n है, कि इन तीनों का योग क्या है, n है। तो मुझे पता चल गया कि n का मान तो ये होगा और r का मान क्या होगा। तो सर कितने चर की बात हो रही है, जैसे a b c है तो 3 चर की बात हो रही है, a b c d होता तो 4 चर की बात होती, a b c d e होता तो 5 चर की बात होती। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास तो क्वेश्चन ये दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 6। तो मैं कह सकता हूं कि n का मान कितना है, 6। r का मान कितना है, तो कितनी चर राशि है, 3, तो r का मान 3 है। बस इसमें पुट कर दो और आंसर निकाल दो। कैसे? तो सर 6 है, n का मान 6 में से 1 घटाओगे 5 लिखोगे c। r का मान 3 है तो 3 में से 1 घटाओगे 2। 5c2 को सॉल्व कैसे करते हैं, 5 गुना 4 और नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2 का भाग, 2 से काटोगे, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 से काटोगे 2 बार और 5 दूनी कितनी, 10। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आए, कल होकर मान लो मैंने अपनी तरीके से तरफ से क्वेश्चन दे दिया
कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 10 है, तो कितने तरीके से 10 लाया जा सकता है? तो आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या सर n का मान कितना है 10 है, r का मान कितना है 3 है, तो आप क्या कहोगे n-1 cr-1, सिंपल क्या कहोगे 9 c3। इनको सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा उतने ही तरीके से nc2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा? क्योंकि सर r का मान 3 है तो 3 माइनस 1 2, ये 3 कहां से आया? 3 चंद राशि है। कल होकर मान लो आपको 5 दे दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 100 दे दिया जाए और पूछे कितने तरीके से जोड़कर ये 100 लाया जा सकता है, ये सभी नेचुरल नंबर है, तो आप क्या कहोगे सर n का मान 100 होगा, r का मान 1 2 3 4 5 होगा, तो इसमें बैठा देना, इस फॉर्मूले में जो आएगा वही आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा बेसिक से भी जा सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी से भाग देने पर तीनों के भागफल का योग कितना आता है? 74। मतलब 3 लगातार संख्या है। 3 लगातार संख्या का मतलब जैसे 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, इस तरीके से कह रहा है 3 लगातार संख्या है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मान लो एक संख्या x, तो ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1, ये 3 लगातार संख्या हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर ये 3 है तो 1 कम 2, 1 ज्यादा 4, 2 3 4, इस तरीके से। तो मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि वह 3 लगातार संख्या कौन कौन सी है, x माइनस 1, x और x प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का गुना करके प्रत्येक से भाग लगाओ। जैसे मान लो इन तीनों को गुना किया और पहली वाली से भाग लगाया x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट के यही तो बचेगा। तो आप क्या कहोगे, क्या बचेगा? x गुना x प्लस 1। ठीक है, फिर इन तीनों को गुना किया, दूसरी वाली से भाग लगाया, x से भाग लगाया, तो x x कट जाएगा, यही तो बचेगा क्या? x माइनस 1 गुना x प्लस 1। फिर इन तीनों को गुना किया और तीसरे वाले नंबर से भाग लगाया x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो यही तो बचेगा। आप क्या कहोगे? x माइनस 1 गुना x। और कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पर नंबर कितना आता है? 74 आता है। यही मैंने लिखा है, यहां से यहां तक पढ़ लो कि 3 क्रमागत लगातार संख्या है, लिख लिया। इनको गुना किया और प्रत्येक संख्या से बारी बारी से भाग लगाया। पहले इससे भाग लगाया, इनको गुना करके इससे भाग लगाया तो ये बचा, इनको गुना करके इससे भाग लगाया तो ये गुना ये बचा, इनको गुना करके इससे भाग लगाया तो ये गुना ये बचा, और इन सबको जोड़ा, लिखा है ना तीनों भागफल को अगर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ा तो 74 मिला। सॉल्व कर लो इनको, काम बन जाएगा। चलिए सर सॉल्व करते हैं। गुना करिए सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना x, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बराबर कितना 74। मुझे बताओ x और x तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये माइनस का 1 उधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 74 प्लस 1 कितना लिख दिया जाए? 75। मुझे बताओ 3 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो यहां से x का मान क्या आएगा? 5 आ जाएगा क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x का मान कितना? 5। और अगर सर x का मान 5 आ गया तो सर ये वैल्यू 5, तो ये 5 से 1 कम 4, और ये 5 से 1 ज्यादा कितना? 6। हमसे पूछा इन तीनों का योग क्या होगा, तो बताओ 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा? 15 होगा, और 15 ही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगले को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 मिश्र धातु को सोने और तांबे में क्रमशः, सोने और तांबे के क्रमशः 7:2, 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातु से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, तो तीसरे में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा ये बताना है। खूब करा रखा है ये भी क्वेश्चन। देखो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि गोल्ड है और कॉपर है। पहले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:2 है, दूसरे में गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7 और 11 है। जैसे ये पहला ए ले लिया, दूसरा बी में ये है। हमसे पूछ रहा है तीसरे में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा सी में। बस दोनों से समान मात्रा में मिश्रण मिलाना है, समान मात्रा में मिश्रण मिलाकर तीसरा बनाना है। तो मुझे बताओ यहां टोटल मिश्रण कितने का बनेगा? 9 का, और यहां टोटल मिश्रण कितने का बनेगा? 18 का। तो मैंने क्या समझाया था क्लास में कि सबसे पहले जो भी यहां मिश्रण बना है इनको बराबर बनाते हैं। तो सर इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। ये 9 है तो इसको भी 9 बना लो, या ये 18 है तो इसको भी 18 बना लो। तो क्या करोगे? सर ये 18 है तो इसको 18 बनाएंगे। 18 बनाने के लिए किसका गुना? 2 का। तो यहां 2 का गुना किया तो रेशियो कहता है कि हर एक मान में आपको 2 का गुना करना पड़ेगा। तो हर जगह आपने 2 का गुना किया, तो यह वैल्यू अब कितना बना? 4। यह वैल्यू अब कितना बना? 14। और ये भी 18, ये भी 18। तो अब कुछ नहीं करना,
गोल्ड को गोल्ड से जोड़ दो, 14 और 7 कितना 21, कॉपर को कॉपर से जोड़ दो, 11 और 4 15। तो तीसरे में रेशियो क्या बनेगा गोल्ड और कॉपर का 21 और 15। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से 7 बार और 3 से कितनी बार 5 बार, 7:5 अपने क्वेश्चन का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। आसान था ये। चलिए अगले को देखिए क्या कह रहा है। एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरत और बच्चे के बीच रेशियो 9:4:1 का है। ठीक है, अनुपात में कार्य करते हैं। उनकी मजदूरी में रेशियो इतने का चल रहा है। 60 औरतें इस कार्य स्थल पर कार्यरत है। तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी कितनी है। टोटल दैनिक मजदूरी 2850 है। तो आपको बताना है बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या है। दैनिक मजदूरी का मतलब एक बच्चे की एक दिन की मजदूरी क्या है। और ये जो 2850 है ये टोटल बच्चे, टोटल औरत और टोटल व्यक्ति का टोटल मजदूरी है। तो देखो क्या क्या है सर। अगर संख्या की बात करें, किसकी बात करें, संख्या की, किसके किसके संख्या की बात करें, तो देखो सर आदमी है, औरत है और बच्चा है, यही तो है। इनके संख्या की बात करें तो इनकी संख्या का रेशियो कितना है, 9 है, 4 है और 1 है। बोलो हाँ या ना। सर इनकी डेली की मजदूरी की बात करें, डेली कितने रुपए की कमाई करता है, तो इनका रेशियो कितना है 8, इसका रेशियो कितना है 5, इसका रेशियो कितना है 3। तो अगर मुझे कुल मजदूरी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़े, कुल मजदूरी, तो मैं क्या करूंगा, संख्या में डेली की मजदूरी से गुना कर दूंगा तो कुल मजदूरी आ जाएगा। बोलोगे जी सर यहां तक आपकी बातें एग्री कर रहा हूं। अब यहां देखो क्वेश्चन में कहा कि कितनी औरत है, 60 औरत है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको औरत का मान कितना दिया है 60 और रेशियो कितने का चल रहा है 4 का। तो कितने गुने पे बैठा है, 15 गुने पे। अगर 15 गुने पे बैठा तो रेशियो का मान 15। इसका मतलब आदमी का संख्या क्या होगा, तो 15 गुना 9 135। बच्चे की संख्या क्या होगी, तो 15 गुना 1 15। मतलब मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि उस कार्यस्थल पर 135 आदमी है, 60 औरत है और 15 क्या है, बच्चे हैं। अब इनकी टोटल मजदूरी कैसे निकालेंगे, तो सर गुना कर देंगे। एक व्यक्ति एक दिन में 8 कमाता है तो 135 व्यक्ति कितना कमाएगा, 135 गुना 8। सर 135 गुना 8 कर दे तो सर 13 8 कितना 104, तो 1040 और 8 पंचे 40, तो 1080 लिखा जाए। बोलोगे जी सर। 60 में 5 का गुना कितना 300, ये किसकी मजदूरी है, टोटल औरत की। और बच्चे की मजदूरी 15 तिया 45, 15 गुना 3 45, 60 गुना 5 300, 135 गुना 8 1080। तो सर टोटल मजदूरी यहां पे कितनी हो रही है, चलिए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1080 और ये 300, तो 1380। 1380 में अपन क्या जोड़ देंगे सर, 45 जोड़ देंगे। और 1380 में अगर 45 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा 1425। मतलब यहां पे टोटल मजदूरी 1425 की बन रही है और क्वेश्चन में टोटल मजदूरी 2850 दिया है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2850 दिया है, ये 1450 है, तो कितने गुने पे बैठ रहा है, 2 गुने पे। मतलब रेशियो का मान कितना चल रहा है 2। अब हमसे पूछा क्या कि एक बच्चे एक दिन में कितना कमाता है, तो सर एक बच्चा एक दिन में कितना कमाता है, 3 कमाता है। और रेशियो का मान हमने कितना निकाला है 2, तो आंसर क्या आएगा 6 रुपया। एक बच्चा एक दिन में कितना कमाता है, 6 रुपया। ठीक है, तभी तो 15 बच्चा 15 छक टोटल कितना कमाएगा, 90 रुपया। ठीक है ये बात, तो आंसर क्या होगा 6 रुपया। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये आपको निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, मैंने मान लिया कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या x थी। हर साल 5% बढ़ना, मतलब पहले साल भी 105 हो जाना और दूसरे साल भी 105 हो जाना। और इस प्रकार जो अब शहर की जनसंख्या है वो 9,26,100 है। बोलोगे जी सर। इनको सॉल्व कर लिए, जो आंसर आएगा वही मेरा उत्तर। 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। हम सब जानते हैं ये 9261 है जो 21 का घन होता है और ये 21 गुना 21 21 का स्क्वायर है, तो इससे यह 21 बार में कटेगा और 2 जीरो बैठ जाएगा। तो यहां से x का मान क्या होगा, तो सर 20 गुना 20 400 और गुना कितना सर 2100। तो जैसे मैं 21 का 4 गुना करूंगा 84 और 84 पे 4 जीरो बैठा दूंगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 84 पे 4 जीरो। क्लियर है, आसान था। अगले को देखो, ये वाला क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो, पढ़ो क्या कह रहा है।
कह रहा है निश्चित दर पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर क्या दिया है 874। मैंने कहा था ना आपको क्लास में, कभी भी 2 वर्ष के अंतर की बात करें या 3 वर्ष के CISI की अंतर की बात करें, हमेशा फॉर्मूला लगाना, और ये फॉर्मूला 2 वर्ष का और 3 वर्ष का फॉर्मूला, इसमें 300 + r बटा 100 का घात 3। इससे जल्दी काम होगा। कैसे? तो देखो सर अंतर 874 रुपए का है, ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, दर 10 है तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, और नीचे 100 गुना 100। सर सीधी सी बात है, 100 से 100 कटा तो मूलधन कितना आएगा 100 गुना इतना। इससे जल्दी किसी और तरीके से आंसर नहीं निकाल पाते, तो आपने कहा मूलधन कितना होगा 87,400। बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? ट्री मेथड, कोई भी मेथड लगाते टाइम खराब होता है। ये देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में कितनी गुनी हो गई 2 गुनी। मिश्रधन कितना गुना हुआ 2 गुना, तो 9 वर्ष में यह कितना गुना होगा ये बताना है। बोला के गुना हो गया तो के का मान क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, जब भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है तो आपको मैंने बोला है कि हमेशा देखो मिश्रधन कितना है, तो सर 2 गुना है, और कितने साल में है सर 3 साल में है। अब कितने साल का मिश्रधन बताना है 9 साल का। तो मैंने क्या कहा था कि अगर यहां देखा जाए तो मिश्रधन 2 के घात में है, 2 का घात कितना है 1, तो अब भी जो आंसर आएगा वो 2 के घात में ही आएगा। अब 2 का घात कितना होगा ये हमें नहीं पता। अगर पहले वाला मिश्रधन 2 के घात में है तो आगे वाला मिश्रधन भी 2 के घात में भी 2 के घात में ही आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो अगर ये 2 का घात 1 है तो सर यहाँ 2 का घात n आंसर होगा। अब इस n का मान क्या होगा, तो आपको सिंपल ये देखना है कि समय कितना गुना हो गया 3 गुना, तो सर n का मान कितना हो गया 3, मतलब मिश्रधन क्या हो जाएगा 2 का घात 3, कहने का मतलब 8। टिक लगाओ, काम खत्म। सब शॉर्टकट आपको क्लास में भी बता रखा है, ठीक है। चलिए अगले को देखिए। अब ये DI है। अब ये जो DI है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप चाहो तो खूब कैलकुलेशन करो और आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा लो। अब कैसे दिमाग लगाना है देखो, कह रहा है किस वाहन में 2001 से 2010-2011 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। सिंपल वृद्धि नहीं बताना, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। 4 वाहन दिए गए हैं, बस, ट्रक, स्कूटर और अन्य। तो देखो एक एक करके। सर बस वाले डेटा को देखता हूं, पहला ऑप्शन है बस वाले डेटा को देखता हूं। कौन से वाले डेटा को देखता हूं? बस वाले डेटा को। तो बस का डेटा 2000 और 2001 में कितना है 1.71, और यहां कितना है 3.51। बोलो हाँ या ना। दूसरा मेरे पास क्या है सर? ट्रक है। क्या है मेरे पास? ट्रक है। ट्रक के डेटा को देखिए, यहां कितना है सर 2001 में 5.04, और यहां कितना है सर 11.04। बोलो हाँ या ना। तीसरा डेटा किसका है सर? स्कूटर का है। अब देखो स्कूटर में 2001 में कितना है 2.85 है, और यहां कितना है 45.27 है। और चौथा डेटा हमारे पास किसका है सर? अन्य का है। किसका है सर? अन्य का है। अन्य का 2001 में 1.08 है, और 2010-11 में कितना है 11.82 है। अब सर प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका क्या होता कि सर पहले देखना कितना बढ़ा, जितना बढ़ा ऊपर और इसमें इसका भाग लगाओगे। तो सर लगभग बताओ। सर ये 171 से 391 हो गया, तो कितना बढ़ा 180 बढ़ा। 171 से 391, दशमलव बाद में देखेंगे जी सर 180 बढ़ा। और बटे में मैं क्या लिखता 1.71। प्रतिशत के लिए 100 का गुना करता, लेकिन प्रतिशत में रख के क्या मतलब, 100 का गुना करके कोई मतलब नहीं। दशमलव में आंसर निकाल लो, जो दशमलव में कम आएगा वही प्रतिशत में भी कम आएगा। तो अगर मैं इसको काटता तो गधा भी बता देता कि सर लगभग एक बार में कटेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब आंसर क्या होगा 1 दशमलव कुछ। क्लियर है? इसको देखो सर यह कितना बढ़ रहा है, तो आप साफ साफ देख रहे हो सर लगभग 6 बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना। लगभग 6 बढ़ रहा है सर। 11.4 से 5 दशमलव मतलब 504 से 1104 हो गया, तो 600 हो गया। 600 है, 2 अंक बाद दशमलव बढ़ा तो 6 बढ़ा। कितने में सर? 5 में। इसको मैं काटूंगा तो लगभग यह 1.2 बार कटेगा। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। ठीक है आगे बढ़ो। सर यह कितना बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो सर ये लगभग 3 है, ये लगभग 45 है, तो मैं 42 देख रहा हूं कि बढ़ रहा है। और कितने से? 3 से। तो लगभग यह कितनी बार में कट रहा है? 14 बार में। बोलोगे जी सर। यह 1 है, 1 से 11.82 हुआ है, तो मैं मान लू ये 1 से 10 हो गया। बोलो ये 1 से 11 हो गया। अगर 1 से 11 हो गया तो कितना बढ़ा है सर? 10 बढ़ा है। कितने में? 1 में। तो ये भी लगभग कितनी बार में कट रहा है? 10 बार में। लगभग में आंसर निकाल लो। अब मुझे एक बात बताओ,
सबसे कम वैल्यू आपको किसका दिख रहा है? बस का ही तो दिख रहा है। कैसे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो दिख रहा है। तो भैया ये 1.2 बार में कटा, इसको काट के देखो ना, 180 में तुम 171 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 9। अब 9 171 से कटेगा नहीं तो तुमको जीरो बैठाना पड़ेगा, तब जीरो उतार सकते हो, उसके बाद फिर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 1.0 कुछ आएगा, ये 1.2 है। तो सबसे कम वृद्धि किस में हो रही है? बस में। तो सही उत्तर क्या होगा? बस। इस तरीके से अंदाजा लगाना था, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था। ठीक है, अगले डीआई को देखो। अब अगला डीआई भी बहुत ही जबरदस्त है, या तो पूरा पूरा कैलकुलेशन करो या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे चल लो, आंसर आसानी से आ जाएगा। क्या कह रहा है पहले पढ़ो। 2001 से 2010-11 तक कुल वाहनों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है, कहां से कहां? 2001 से लेकर 2011 तक जितना प्रतिशत वृद्धि है को 1990-91 से 2001 तक कुल वाहन प्रतिशत वृद्धि के क्या किया गया? बराबर किया। मतलब सर 2001 से 11 तक जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 91 से 1 तक भी उतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ऐसा क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो आपको बताना है 2010-11 में कुल वाहनों की संख्या क्या होंगी। अब इसका पहले मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं कि इस तरीके से सोच लेते तो काम बन जाता, नहीं तो पूरा डिटेल्स भी करा दूंगा, घबराओ नहीं। सर सबसे पहले मुझसे यह कह रहा है कि कहां कहां का डेटा दिया गया? 1990-91 का, फिर हमसे डेटा दिया गया 2000-2001 का, और फिर हमसे डेटा पूछा गया 2010 और 11 का। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? क्वेश्चन में यह कहा गया कि यहां से यहां जितने की वृद्धि हुई, यहां से यहां जितना प्रतिशत बढ़ा है, यहां से यहां भी उतना ही प्रतिशत बढ़ाना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। पढ़ लो, लिखा है ना कि 90-91 से 2000-2001 तक जितना कुल प्रतिशत वृद्धि है वो बराबर है किसके? 2001 से 2011 तक। मतलब यहां से यहां तक जितनी प्रतिशत वृद्धि है उतना ही प्रतिशत वृद्धि यहां से यहां तक का है। बोलो हाँ या ना। अब मुझे नहीं पता कि यहां जनसंख्या क्या है, मैं मान लेता हूं x है। मुझे नहीं पता यहां जनसंख्या क्या है, मैं मान लेता हूं y है। और मुझे यह नहीं पता कि यहां वाहनों की संख्या, अच्छा वाहनों की संख्या बोल रहे हैं तो वाहन मान लो। मुझे नहीं पता यहां वाहनों की संख्या क्या है, मैंने माना x है, यहां मैंने माना y है, यहां मैंने माना क्या है? z है। तो मैं पूछूं यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भाई तुम यही तो कहोगे सर y माइनस एक्स बटा x गुना 100। बोलो हाँ या ना कि x से y हुआ तो कितना बढ़ा? तो सर इसमें से इसको घटा के बटा x गुना 100 करेंगे। यहां कितने की वृद्धि हुई? तो आप यही तो कहोगे z माइनस वाई बटा y और गुना कितना? 100। इससे एग्री कर रहे हो? बोलोगे जी सर। अब मुझे बताओ सर ये 100 से 100 कट जाएगा, थोड़ा आगे चलता हूं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। y से इन दोनों में गुना, x से इन दोनों में गुना, तो y से गुना करो, y स्क्वायर माइनस क्या होगा? तो एक्स वाई। y स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स वाई। अब x से यहां गुना करो तो एक्स जेड माइनस क्या होगा? एक्स जेड माइनस क्या होगा? तो एक्स वाई। तो आप कहोगे एक्स जेड माइनस क्या होगा? एक्स वाई। अब बताओ एक्स वाई कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? जेड एक्स। ये रिलेशन समझ में आ गया। वाई क्या है? तो वाई 2001 की जनसंख्या, एक्स क्या है? 90 से 91 के कुल वाहनों की संख्या, और जेड क्या है? 10 से 11 के कुल वाहनों की संख्या। जनसंख्या नहीं, वाहनों की संख्या। अब तुम खुद देखो क्वेश्चन में टोटल वाहन की संख्या 90 और 91 में, डीआई तो यही है ना? बोलोगे जी सर। कितना दिया है? सर 9.18। बोलोगे जी सर। 2001 में कितना दिया है? तो सर 19.95। 19.95 और हमसे इसका पूछ रहा है। अब तो सर सीधा सीधा बता दे। तो सर हमने ये चीज निकाल लिया कि सर हमसे z का मान पूछ रहा है, y का मान हमें पता है, x का मान पता है। y क्या है? तो सर ये वाला मान 2001 की टोटल वाहन की संख्या कितनी है? 19.95। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करना, और बटा x का मान कितना है? कहने का मतलब 90-91 में कुल वाहनों की संख्या कितनी है? 9.18। अब इनको काटने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब हम पूरा पूरा नहीं काटेंगे, हम लगभग में, देखो ये 20 के करीब, ये भी 20 के करीब दिख रहा है कि लगभग इसको 20 ले लिया, लगभग इसको 20 ले लिया, और इसको मैं लगभग किसके बराबर ले लूं? 9 को। तो 20 गुना 20 400 और बटा 9। अगर मैं 9 से काटूंगा तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44 दशमलव कुछ आएगा।
लेकिन ये बात खुद सोच के देखो कि यह वैल्यू छोटा है 20 से और यह वैल्यू 9 से बड़ा है, तो ऊपर वाला वैल्यू जितना छोटा होगा नीचे वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा तो मान उतना ही कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 44 से थोड़ा सा कम आएगा, और 44 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होता? सही उत्तर। आप इनको कैलकुलेट भी करते, इस पूरे को कैलकुलेट भी करते तो ये एग्जैक्ट यही आता 43.35 के करीब में। लेकिन मैंने कहा कि 44, लगभग 44 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम यही है, तो यही अपना आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका था। ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड भी था, आप इससे भी कर सकते थे। जैसे 1990-91 का डेटा दिया हुआ है, 2000 और 2001 का डेटा दिया है, और आपसे 2010 और 11 का पूछ रहा है। बोलो यही तो पूछ रहा है। तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते तो ये तो लगा ही सकते थे कि यहां पे कुल संख्या कितनी है वाहनों की? 9.18 लाख। यहां वाहनों की कुल संख्या 9.95 लाख, और यहां हमें वाहनों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते कि यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि निकालते। तो सर प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते? तो ऐसे ही तो निकालते, 1995 में से 918 घटाकर और भाग किसका लगाते? 918 का। मैं दशमलव नहीं काउंट कर रहा हूं क्योंकि दो अंक बाद दशमलव है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको अगर मैं घटा लेता तो बताओ, 15 में से 8 घटाता 7, 8 में से 1 घटाता 7, ये कितना बचता? 10, और 2 अंक बाद दशमलव बैठाता और ये 9.18 होता। प्रतिशत के लिए आप 100 का गुना कर रहे होते, यहां भी 100 का गुना कर रहे होते। आपको पता है दशमलव दशमलव कट जाता, 918 से काटो तो पहाड़ा को एक बार पढ़ना पड़ता, ये तो फिक्स है। अब 1077 में 918 का भाग लगाते, पहाड़े को एक बार पढ़ते, यहां कितना बचता? तो आप यही तो कहते सर 1077 में से 918 घटाकर देख लीजिए, ये 9 बचता, ये कितना बचता सर? 5 बचता, और ये 1 बचता। अभी भी पहाड़े को कितनी बार पढ़ना होता? एक बार। वापस आप इसमें से 918 घटाते, यह कितना होता? 2, यह कितना होता? 7, और यह कितना होता? तो 15 में से 9 घटेगा 6, ये 0। अब पहाड़े को कितनी बार करना पड़ता? तो सर ये 6700 के करीब में है, तो 9 7 63, ये 900 लगभग है, तो 9 7 63 लगभग 7 बार पहाड़ा पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या है कि लगभग जो प्रतिशत वृद्धि होती है वह कितने की होती है? 117% की। अब आप क्या करते? पुराना निकाल के आप बोलते कि सर यहां टोटल प्रतिशत वृद्धि कितने की है? यहां टोटल प्रतिशत वृद्धि कितने की है? 117% की। तो यहां पे भी 117% मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लीजिए सर बढ़ा दीजिए, क्या करोगे? 19.95 में आपको 117% बढ़ाना है, तो क्या लिखते? 217 बटा कितना? 100। ये 2 अंक हटाते, नीचे क्या लिखते? 100। दोनों को गुना करते, किसको? 1995 में आप 217 को गुना कर रहे होते। 9 7 63, 6, 9 7 63 और 6 कितना? 69, 6। ठीक है, और 9 7 63, फिर 6 कितना लिखते? फिर 69, और 7 और 6 कितना लिखते? 13। यह कितना होता? 9 9 9, और यह कितना? 1, और ये करो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये कितना? 2 एकम 2, जोड़ लो इनको सर, ये 3, 18 और 8 कितना? 26, 27 और 2 कितना? 29। ठीक है, और ये कितना होता? 18 3 21, 18 और 3 कितना? 21, 21 और 2 कितना? तो आप कहते हैं सर 23, और ये कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा 95 है ना, 1995 है, मैंने 99 ले लिया था। 1995 में 217 का गुना करना है, कर लो। 7 पंचे 35, 3, 9 7 63, 63 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 66, 6 बचेगा। 9 7 63 और 6 69, 7 6 कितना? 13। तो यह 5, यह 9, यह 9, यह 1, इसको गुना करो सर। ये 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 कितना? 19, 9 दूनी 18 और 1 कितना? 19, 2 और 1 कितना? 3। जोड़ लो सर, ये 5, ये 1, ये 9, यह कितना बनता? 9 9 18 और 3 कितना? 21, 21 और 1 कितना? 22, 9 10 11 12 और 1 13, और ये कितना? लगभग 43.2915 आता, क्योंकि 1000 का भाग भी लगाते हैं ना, तो आपका आ जाता 49.2915%। तो ये भी लगभग किसके करीब आ जाता? तो इसी के करीब आ जाता। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन भी आप कर सकते थे, डेटा हार्ड नहीं था, बस आपको कैलकुलेट करना पड़ता। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर पाई चार्ट दिया है, एक तो जून का डेटा है, एक जुलाई का डेटा है। एक चीज गौर करने वाली है इस पाई चार्ट के अंदर, यहाँ जून का डेटा प्रतिशत में और यहाँ जुलाई का डेटा डिग्री में। और मैंने कहा पाई चार्ट के अंदर डिग्री में भी होता है और प्रतिशत में भी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़िए। कह रहा है यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब जून और जुलाई में
यातायात और भोजन पर कितना खर्चा हुआ, इसके बारे में आपको डेटा निकालना, और वो भी पूछ रहा है कि जुलाई का खर्चा कितना प्रतिशत अधिक है जून से। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है, रेशियो ले लो। सर जून का डेटा एक तरफ कैलकुलेट कर ले और जुलाई का डेटा एक तरफ कैलकुलेट कर ले। मैं रेशियो पे काम कर लेता हूं। मुझे बताइए, अगर जून की बात करें तो जून की टोटल खर्च कितने का है? सर 13,200 का है, 13,200 का है, ठीक है। और किस पे देखना है? यातायात और भोजन पर, मतलब ट्रांसपोर्ट और फूड पर। तो ट्रांसपोर्ट पर इसमें 25% है, फूड पर, अच्छा फूड पर इसमें 20% पे, तो टोटल कितने परसेंट का खर्चा है? 45% का। इसका मतलब क्या? जून में 13,200 में से 45% मैं यातायात और भोजन पे खर्च करता हूं। जुलाई की बात करें तो जुलाई का टोटल खर्चा कितना है? 16,500। और 16,500 में यातायात और भोजन पर मैं कितना खर्च करता हूं? तो सर यातायात पे मैं 90 डिग्री और भोजन पर कितना मैं करता हूं? 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट और फूड पे मैं टोटल कितना डिग्री खर्च करता हूं? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 360 का भाग और गुना क्या करते? 100। यहां से इसको कैलकुलेट करते तो आप कहते कि सर परसेंट में कितना खर्च करता हूं? 50%। मतलब 16,500 का 50% मैं फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता हूं। कब? तो सर जुलाई में। अब सॉल्व कर लो। सर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से यह पहाड़ा 9 बार, 5 का ये पहाड़ा कितनी बार? 10 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं काटना चाहूं तो सर ये वैल्यू कट जाएगा? जी सर। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा? जी सर। 3 से मैं कितनी बार काट दूं? 3 पचे 15 और 3 पचे 15। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12। 11 से ये कट जाएगा 5 बार, 11 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। क्लियर है? और कुछ कट रहा है? नहीं। तो सर ये 9 दूनी कितना हो गया? 18। और ये 5 में 5 का गुना कितना हो गया? 25। तो बताओ जून से कितना अधिक खर्चा हो रहा है? 7 अधिक खर्चा हो रहा है। यही वैल्यू प्रतिशत में बताना है तो 7/18 और गुना कितना? 100। मतलब 700 बटा 18%। अब हमें लगभग में आंसर बताना है तो आप सीधा सीधा देखो, अगर ये 720 होता तो 18 चौका 72, 40 के करीब में कटता या नहीं कटता? लगभग 40% के करीब में उत्तर आता या नहीं आता? और 40% के करीब में एक ही उत्तर है, कौन सा? 39%। तो ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? तो ये आपके 2018 के अंदर प्री में, आरएस प्री में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। ये 10 के 10 क्वेश्चन का आपको मैंने सॉल्यूशन डिटेल्स में करवाया, कैलकुलेशन को बताया कैसे आपको पेपर में डील करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।